नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल की तारीख में दोपहर के पौने 2 बजे थे और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल और धराली में बादल फटने की वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई। अभी भी राहत कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें जुटी हुई हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार ये जो बादल बादल फटने की जो घटना होती है, वो आखिरकार क्या है? कैसे है? इस तरह की घटनाएँ क्यों होती हैं? और पहाड़ क्या ज़्यादा संवेदनशील होते हैं या मैदानों में भी इस तरह की घटना होती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत जी। महेश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहला सवाल तो यही कि जो धन्यवाद। बादल फटने की जो घटना होती है, ये बादल फटना मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं? देखिए ललित जी, क्या होता है कि जब हैवी रेन होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं और उसकी भी एक डेफिनेशन है मेट्रोलॉजी में। तो अगर किसी भी जगह पर जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो 100 मिलीमीटर पर आवर के हिसाब से है, यानी 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसको बादल फटना कहते हैं। क्योंकि 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश होना बहुत ही हैवी रेन को कहा जाता है और ये पहाड़ों में ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे तो ये बादल फटना ऐसा नहीं है कि केवल पहाड़ों में होता है। ये प्लेन एरिया में भी होता है जहाँ पर टॉरेंशियल रेन होती है, लेकिन पहाड़ों पर ये इसलिए ज़्यादा होता है कि जब ये कोई भी वेदर सिस्टम बन जाता है, अगर लो प्रेशर एरिया है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है या जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ और जो बादल बनते हैं, जिसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, जो वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड होते हैं, जिसका बेस जो होता है वो 3000 फीट के आसपास होता है और जो टॉप होता है इसका वो 50,000 फीट तक, यानी कभी-कभी 12, 14, 15 किलोमीटर तक चला जाता है। तो इस बादल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, पानी होता है और पहाड़ों में कभी-कभी क्या होता है कि इसका मूवमेंट नहीं हो पाता, वो ट्रैप हो जाता है एक ही जगह और जो बारिश होती है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाती है। तो हेवी डाउनपोर होता है और अगर ऊँचे पहाड़ पर कहीं बारिश हो रही है, तो आपको मालूम है कि प्लेन एरिया में तो वो सारी जगह पर फैल जाएगा और जल भराव वगैरह जैसे दिल्ली वगैरह में होता है, शहरों में होता है, वो हो जाएगा। लेकिन पहाड़ पर जब पहाड़ी इलाके में जब हैवी रेन होती है, तो वो उसको जहाँ जगह मिलती है, कोई भी जहाँ ढलान होता है, तो सारा पानी एक ही जगह स्ट्रीम की तरह से बहता है और बहुत ज़्यादा वेग से बहता है और इतनी तेज़ी से जब चलता है, तो जो रास्ते में पेड़-पौधे हैं, पत्थर हैं और मिट्टी है, इन सबको बहा ले जाता है। उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए नुकसान पहाड़ों पर ज़्यादा होता है। जी। अच्छा महेश जी, जो उत्तराखंड उत्तरकाशी के हरसिल और धराली कस्बे में ये प्राकृतिक आपदा आई, तो क्या आपको याद है कि उत्तराखंड जी। में कोई बादल फटने की जो घटना हुई है, ये इस वाली घटना से ज़्यादा मतलब भयावह रही है या ये अपने आप में कुछ अलग तरह की घटना नज़र आ रही है? देखिए 2013 में जो हुआ था उत्तराखंड में, जो हुआ था ये केदारनाथ में जो हुआ था जून में, वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ था। उसमें बहुत बदकिस्मती से बहुत लोगों की जान गई थी, जो केदारनाथ मंदिर तक त्रासदी हुई थी। तो और उससे पहले आपने एक बार सुना होगा कि लद्दाख में इस तरह से बादल फटा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं और कभी-कभी क्या होता है कि जो पानी है, वो सारा जो नाला था या जो भी स्ट्रीम थी जिसमें होकर के आया, तो क्या होता है कि जब ऊँचाई पर बादल फटता है या बहुत तेज़ बारिश होती है, ज़रूरी नहीं बादल ही फटा हो, बहुत तेज़ अगर बारिश हुई हो, तो ये जब उसके साथ ये मिट्टी वगैरह बह के आई और बड़ी-बड़ी चट्टानें आईं, तो वो जो आपने देखा कि एक साथ बहुत तेज़ी से आया। तो अगर वो धीरे-धीरे बारिश बढ़ती, तो धीरे-धीरे पानी बढ़ता या मिट्टी बढ़ती और उसमें समय मिल जाता लोगों को। लेकिन कभी-कभी जब ये बोल्डर्स वगैरह जो बड़े-बड़े चट्टानों को लेकर के आता है, तो वो कहीं पर जगह पर अटक जाती हैं, रुक जाती हैं और पीछे से फ़ोर्स आता रहता है और फिर वो आगे बढ़ती है और उसके बाद वो एक तरह से बाँध जैसा बन जाता है। क्योंकि जो मिट्टी और चट्टानें एक जगह इकट्ठी हो गई, पीछे से पानी लगातार आ रहा है, तो जब वो बहुत ज़्यादा वेग होता है, तो वो बाँध जैसा जो बन जाता है, जो इकट्ठे हो जाते हैं पत्थर वगैरह, तो वो एक साथ जब निकलता है, तो वो उसकी जो वेलोसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह इससे ये नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो ये मतलब हर साल बादल फटते हैं अलग-अलग जगह पर, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई आबादी नहीं है या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर वो नुकसान दिखाई दे, तो ये होते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर ये आबादी वगैरह जहाँ पर भी होती है, तो वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा महेश जी, एक चीज़ और है कि क्या मतलब क्लाइमेटिक चेंज जो है, जिस तरीके से मौसमी बदलाव हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वजह बन रहा है बादल फटने के लिए। मतलब अगर दर्शकों को सामान्य तरीके जी। से अगर आप समझाएँ,
तो क्या क्लाइमेटिक जो चेंज है उसका एक असर बादल फटने के तौर पे मतलब देखा गया है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अभी इस समय जो एक तरह से ब्रेक मानसून कंडीशन चल रही थी, जो मानसून की अक्षीय रेखा होता है, यानी ट्रफ होती है, वो फुटहिल्स में जब चली जाती है, यानी हिमालय की तराई में चली जाती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेवी रेन होती है। और मैंने परसों एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्काई मेट का, उसमें वीडियो बनाया था और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रेड अलर्ट सिचुएशन है अगले 2-3 दिनों के दौरान। काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन के चांसेज है, बादल फटने की संभावना है। तो वही हुआ। तो ये एक तो ये है कि वेदर सिस्टम इस तरह से होते हैं मानसून के समय, जुलाई अगस्त में कभी-कभी क्या होता है कि ब्रेक मानसून कंडीशन होती है, तो तराई में जब तरफ चली जाती है, तो तराई में ही ज़्यादा बारिश होती है। और दूसरा जो आपने बताया क्लाइमेट चेंज का, तो उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो हम जिस अर्थ पे पृथ्वी पर रहते हैं, जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो एक तरह से हमारी रक्षा करता है जो सन के इंसोलेशन से, और वो हमको गर्म रखता है, क्योंकि वो जो सन का इंसोलेशन है उसको एब्जॉर्ब करता है और वो गर्म रखता है। आप समझिए एक ब्लैंकेट है, लेकिन हम जो कार्बन गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो हम लगातार उस ब्लैंकेट को और ज्यादा मोटा करते जा रहे हैं, उसमें और ज्यादा लेयर ऐड करते जा रहे हैं, तो जिससे कि वो गर्मी, जो वातावरण है, गर्म हो रहा है। और जब हवा का जो तापमान जब बढ़ने लग जाता है, एयर टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें नमी को अब्जॉर्ब करने की, यानी कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, हवा गर्म होती है, जो एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, तो जो बादल बनते हैं वो काफी ज्यादा ऊंचे बनते हैं, और वो कैपेबल होते हैं कि 2-4 घंटे में ही इतनी बारिश दें, जो 80s और 90s में 4 दिनों में होती थी। जो रिमझिम बारिश होती थी, जो 4 दिनों का अमाउंट होता था, वो 4 घंटे में हो जाता है। तो इसीलिए ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं और इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे बादल फटने में जैसा आपने बताया कि 100 की बारिश जो हो जाती है बहुत ही शॉर्ट स्पैन में होती है, टाइम में होती है। और जी। उसके बाद इस तरह की भी खबर आ रही है कि हरसिल के आसपास कोई नेचुरल एक लेक टाइप भी बन गई है इस घटना के बाद जो है। तो नेचुरल लेक का जो बन जाना है, क्या वो भी आगे चल करके कोई दिक्कत पैदा कर सकता है? देखिए, अगर ये लोअर एरिया में बनी है, एल्टीट्यूड में बनी है, जहाँ जगह ज्यादा है, तो वहां पर नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जब पानी इकट्ठा हो जाता है उस जगह पर, तो एक तरह से अब तालाब जैसा बन गया है, लेक कह सकते हैं हम। यही जैसे ऊंचाई पर होती है, जब जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उस समय, जो ग्लेशियल लेक थी, वो ऊपर से बारिश आई, ज्यादा आई, और उसके जो किनारे हैं वो टूट गए। जब काफी ऊंचाई पर, मतलब किसी हाई एल्टीट्यूड में अगर कोई लेक बनी हुई है, और अगर उसमें कोई लैंडस्लाइड होता है या उसके किनारे टूटते हैं, तो वो जो पानी है, यानी कि मिलियंस ऑफ गैलन जो पानी होता है, वो इकट्ठा जब जाता है पहाड़ों से नीचे, बारिश ना हो उसके बावजूद भी, भूकंप से या किसी भी आपदा से अगर वो टूटता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पानी जो बारिश में जो इतना पानी नहीं होता जितना कि लेक में होता है, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस जगह बनी है। अगर वो लोअर एल्टीट्यूड में बनी है तो ज्यादा नुकसान नहीं है, अगर हाई एल्टीट्यूड में बनती है तो नुकसान हो सकता है। जी। अच्छा, एक सवाल और है कि खास तौर से जो हिली एरियाज हैं वहां पे जो बादल फटने की जो घटनाएं हैं, उसकी ऑकरेंस की जो घटना है वो उसके बारे में कोई प्रेडिक्ट आप कर पाते हैं, या मतलब कोई संभावना आप जता पाते हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है? जैसे ट्रफ लाइन का भी आपने जिक्र किया अभी। जी हाँ। जैसे मैंने बताया आपको कि परसों हमने वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि रेड अलर्ट सिचुएशन है। तो अभी क्या है कि बादल फटना, ये बादल फटेगा, नहीं फटेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हैवी टू वेरी हैवी रेन हो सकती है अगले 2 या 3 दिनों के दौरान, और ये सिचुएशन बन रही है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और ये जितने भी तराई के इलाके हैं, नेपाल की पहाड़ियों में होता है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में। तो वो आपका प्रेडिक्शन हो जाता है एक मैक्रो एनालिसिस के हिसाब से कि यानी इस इलाके में है। लेकिन जो डॉपलर रडार है, एक्सबैंड रडार होने चाहिए, 3 रडार हैं, उसमें से एक ही काम कर रहा है इस समय अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में। 2 रडार अभी काम नहीं कर रहे, तो कम से कम 10 तो रडार ये होने दोनों चाहिए वहां पर। दोनों दोनों रडार जो है, तीनों रडार जो है उत्तराखंड में ही है? एक ही अभी लाइव दे रहा है, एक का डेटा 1 महीने पुराना है और दूसरा शायद मेंटेनेंस में है या कुछ है। तो एक डॉपलर रडार जो है वो क्या होता है कि जो कन्वेक्टिव क्लाउड बनता है, तो उसका मूवमेंट ट्रैक होता है, और हम ये बता सकते हैं। वैसे तो मुश्किल ये होता है कि उसको हर समय कोई ट्रैक नहीं करता,
या तो उसको ट्रैक किया जाए, कोई एजेंसी जो मौसम विभाग है या लोकल एजेंसी है उसको ट्रैक करे और वो अगले 2-3 घंटों का फोरकास्ट दे सकता है कि इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है, बादल फट सकता है या नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांस है तो भी प्रिकॉशन लिया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन सचेत हो सकता है, लोगों को चेताया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी इतना, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि अगर रडार अगर है भी, तो अगर हिल्स की जो एलिवेशन है बीच बीच में, तो उसकी रेस को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा दूर तक बादलों को नहीं ट्रैक कर पाता। तो कम से कम 10 या 12 रडार अलग अलग लोकेशन में होने चाहिए, जो 50 किलोमीटर का जो रेडियस वाले होते हैं एक्सपेंट रडार, तो उससे ये नाउकास्ट हो सकता है और ये बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, कि जो हैवी रेन के चांसेस थे जो हमने जैसे बताया, मौसम विभाग ने भी बताया, तो वो बताया जा सकता है, लेकिन पिन पॉइंट इस जगह पर ज्यादा बारिश होगी वो केवल डॉप्लर रडार की मदद से ही होता है। जी। अच्छा सर, ये जो मानसून का जो पैटर्न इस साल जो देख रहे हैं, ये मतलब कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल बिहेवियर इसको माना जाए? मतलब देखिए अगर अब, थोड़े जी हाँ, ये अब मानसून तो हर साल अलग-अलग रूप में आता है, जो कभी भी एक जैसा तो होता नहीं है। लेकिन अभी इस बार बहुत ज़्यादा इंक्लीमेंट वेदर नहीं हुआ है। जैसे पहले आपने देखा था कि लो प्रेशर एरिया बंगाल खाड़ी बनते हैं, पश्चिम दिशा में आते हैं, तो तेलंगाना में हैवी रेन देते हुए, और वो मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान जो सूखे आमतौर पे इलाके हैं, वहाँ पर अब पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। वहाँ पर फ्लडिंग होती है। इस बार इतनी ज़्यादा फ्लडिंग नहीं हुई है, तो इस बार का मानसून फिर भी काफ़ी गनीमत है कि बहुत ज़्यादा वो एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी, वो अब 2 दिनों से शुरू हो गई है, वहाँ के भी सूखे के हालात जो है धीरे-धीरे सुधर जाएँगे। लेकिन हाँ, कि साल दर साल हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर मानसून पर दिखाई दे रहा है, और कुल मिलाकर के जो मानसून का जो पैटर्न है वो इस तरह से बदल रहा है कि पहले जो रिमझिम बारिश होती थी, लगातार बारिश होती थी, वो प्री मानसून जैसी बारिश अब मानसून में हो रही है। यानी कि जो मई, जून या अप्रैल-मई में जो तेज हवाओं के साथ और बहुत हैवी रेन होती थी, वो अब मानसून में भी है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये थोड़ा-सा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो पहले के समय में क्या होता था कि एक सेट पैटर्न होता था कि जून से लेकर के सितंबर में विड्रॉल ऑफ मानसून भी होता था। लेकिन ये है कि अब ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है आगे की तरफ। तो सामान्य तौर पे ये देखा जा रहा है कि अब बरसात जो है सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जा रही है। तो इसके पीछे क्या मतलब मौसमी वजह ही जिम्मेदार है या कुछ लोकल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कभी-कभी क्या होता है कि 20-30 साल की साइकिल होती है, तो मानसून में थोड़े से चेंजेज आते हैं, पैटर्न में चेंजेज आते हैं, तो ये नॉर्मल है। पहले जो मानसून 1 जून से नॉर्मल डेट है, अभी भी 1 जून से है। पहले जो था उसमें 1 सितंबर से मानसून विथड्रॉ करना शुरू करता था पश्चिमी राजस्थान से। अब क्योंकि हमने जो देखा कि जो फिर हर 10 साल का डेटा को हम पिछले 50 साल का डेटा देखते हैं, तो जब आगे 2011 से 2020 का डेटा देखा, तो उससे पहले का जो था 50 साल में, जो पिछला 10 साल का हटा देते हैं, तो आगे का जो एवरेज देखा, तो उसमें अब जो विड्रॉल डेट है वो 17 सितंबर कर दिया। यानी कि 17 दिन आगे शिफ्ट कर दिया उसको। तो पहले 1 तारीख से होता था, अब 17 तारीख से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कम से कम 15-16 दिन, 17 दिन और एक्सटेंशन इसका हो गया है। तो और उसके बावजूद भी कभी-कभी 17 तारीख से विथड्रॉ नहीं होता है या और आगे चला जाता है, तो कभी-कभी आप देखा होगा आपने कि अक्टूबर के शुरुआती दौर तक भी मानसून की बारिश होती रहती है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था 15 साल पहले 2010 में जब ये गेम थे जो इंडिया में, ये अपना दिल्ली में जो गेम थे, वो कौन से थे याद नहीं मुझे। उस कॉमनवेल्थ समय, गेम्स। हाँ, हाँ। तो उस समय वो अक्टूबर तक बारिश थी, तो चिंता हो गई थी लोगों को कि ये हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे। तो ये मतलब एक कह सकते हैं एक्सटेंडेड मानसून अब दिखाई देने लगा है, और मानसून आगे तक रहता है। बारिश अक्टूबर तक कभी-कभी खिंच जाती है। जी। सर, अपने फिर मूल सवाल पे चलते हैं कि क्लाउड बर्स्ट जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कम समय में 1 घंटे में 100 एमएम से ज़्यादा बारिश का हो जाना क्लाउड बर्स्ट है। जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्ट क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि आप जियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, तो जैसे क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएँ खास तौर से हिमालयी जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो फिर बाद में पोस्ट क्लाउड बर्स्ट जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? देखिए, जब क्लाउड बर्स्ट, तो जैसे मैंने बताया कि कन्वेक्टिव क्लाउड जब बन जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि हिली रीजन है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाता। अगर यही प्लेन एरिया में होता, अगर मान लीजिए हिसार के आसपास कोई बादल बनता है और वो मूव कर रहा है कि उधर से ये दक्षिण की तरफ आ रहा है या दक्षिण पूर्व की तरफ आ रहा है,
तो वो 3-4 घंटे में वहां से लेकर के दिल्ली या और नीचे अलीगढ़, हाथरस तक या मथुरा तक, आगरा तक जा सकता है। तो वो 3-4 घंटे में उसका जो मॉइस्चर है या जो रेनफॉल है वो इतने सारे बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वो, और वही अगर उसी तरह का बादल अगर पहाड़ों में फंस जाता है, मतलब कि वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता, तो जो बारिश कम से कम 400 किलोमीटर के दायरे में होनी थी वो 50 किलोमीटर के दायरे में या 25 किलोमीटर के दायरे में हो जाएगी। तो वो ज्यादा तेज बारिश वहीं पे इसीलिए हो जाती है। तो उसके बाद क्या सिनारियो ये है कि नुकसान होता है, लेकिन ये इसका जो लाइफ साइकिल है बहुत बड़ा नहीं होता। जो कन्वेक्टिव क्लाउड है 2 घंटे से 2.5 घंटे होता है। कभी कभी रीजनरेशन हो जाता है कि एक डिसअपेट हुआ, उसके बाद दोबारा बन गया, तो उसके बाद में जो बारिश की गतिविधियां कम हो जाती हैं। और जब फिर कोई नया वेदर सिस्टम बनता है तो फिर से बादल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अब थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है उत्तराखंड और हिमाचल में कम हो जाएगी। 11 और 12 अगस्त को एक बार फिर से हैवी रेन के चांसेस लग रहे हैं, अभी का जो अनुमान है। तो हो सकता है कि उस समय एक दो इस तरह की घटना फिर से हो जाए। अच्छा सर, एक सवाल और है कि क्लाउड बस्ट के बारे में कहा कि आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि भारी भारी बारिश और बारिश। मध्यम बारिश ये हो सकती है। इस संदर्भ में अगर देखें कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो साउथ इंडिया में बादल फटने की घटनाएं क्या नॉर्थ इंडिया से कम होती हैं या ना के बराबर होती हैं? देखिए बादल फटने की घटनाएं वहां पर भी होती हैं। केरल में आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई है और वहां पे भी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हुआ है। और ये जो बादल फटने की घटनाओं के साथ साथ जो नुकसान होता है वो आपको मालूम है कि एनवायरमेंटल जो डिसबैलेंस हमने किया है, पहाड़ों को हमने बेतरतीब तरीके से यूज किया है, सड़कें बनाई हैं, टनल्स बना दी हैं, पेड़ काट दिए हैं। तो जो जो मतलब जमीन का जो 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 पेड़ की जड़ें जो उसको रोक के रखती है, तो वो लूज हो गई है, तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। उसी तरह से केरल में भी जो हिली एरिया है, जो घाट घाट के एरिया है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि एनक्रोचमेंट हो गया है वाटर बॉडीज का, तो वहां पर भी नुकसान ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों पर यह है कि बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। और हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है काफी ऊंची है, तो वहां पर ज्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो नीलगिरी हिल्स है या जो वेस्टर्न कोस्ट में जो पहाड़ है वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो वहां पर इतना ज्यादा इंक्लीमेंट वेदर नहीं होता। हैवी रेन होती है, लेकिन बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर वहां अपेक्षाकृत कम होती हैं और ऊंचे पहाड़ों पर ज्यादा होती है। जी। सर, इसको अगर हम ये कहें कि मौसमी गतिविधियों पर नियंत्रण तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं मानवीय जो इंटरफेरेंस है, जो अभी आपने बताया कि जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और उसको अनसाइंटिफिक तरीके से, तो वो बहुत हद तक पोस्ट क्लाउड बस्ट के बाद उसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हरसिल में जी। भी हो, चाहे धराली में भी हो, तो सामने नजर आया है। जी हाँ, ये यही है कि हम अब ऑलरेडी हमने तो इतना ज़्यादा पहाड़ों को खराब कर ही दिया है, तो आगे भी अगर गवर्नमेंट इसको कोशिश करे कि कुछ ऐसे मापदंड बनाए कि मतलब जो एकदम जो नदियाँ हैं या जहाँ वाटर बॉडीज है जिसको एनक्रोच किया गया है, वहाँ से विस्थापित किया जाए लोगों को। क्योंकि जो पानी है जहाँ पर भी जो उसका रास्ता है, उसको हम आगे भी रोकेंगे, 10 साल तक रोकेंगे, तो जब भी तेज बारिश आएगी तो वहाँ से वो अपना रास्ता फिर से ले लेगा और वहाँ पर नुकसान होगा। अभी आपने देखा होगा कि जब ये जो ऊपर से स्लाइड हुआ है, तो एक तरह से ये घुमाव जो जहां से मोड़ है, तो आपने देखा होगा रोड पे भी अगर आप मोड़ते हैं तो गाड़ी सीधी जाती है। तो उसी तरह से पानी जो है वो आप देखेंगे कि राइट साइड में जितने भी मकान थे वो ज्यादा नुकसान हुआ है और जो अंदर वाला कर्व है उसमें नहीं हुआ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी स्ट्रीम या उसके साइड में घर बना रहे हैं, तो जहां पर मोड़ है वहां पर कुछ 100 मीटर की दूरी बना करके अगर डेवलपमेंट करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी तेज बहाव आएगा या लैंडस्लाइड होगा, मडस्लाइड होगा, तो उसी इलाके में नुकसान ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। जंगलात को काटना न काटें, पेड़ पौधों को दोबारा लगाएं, यानी एनवायरमेंटल का जो हमने डिसबैलेंस किया है उसको फिर से अगर दोबारा कोशिश करें जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने की, तो तभी हो पाएगा। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे स्काई मेट के बीपी महेश फलावत जी ने काफी विस्तार से क्लाउड बस्ट की घटना के बारे में बताया कि वो क्यों दस्तक देती है और क्या कुछ खामियां हैं और किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की घटना ना हो, इस पर काफी सतर्क रहने की जरूरत है, सरकार को भी और आम लोगों को भी। और जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो चलाई जा रही है उसको भी साइंटिफिक तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। तो कुल मिला करके है कि इस तरह की घटना ना घटे। वैसे 11-12 अगस्त को महेश जी ने बताया कि एक बार फिर वहाँ पे वेदर सिस्टम इस तरह का बन रहा है कि भारी बारिश और काफी तेज बारिश हो सकती है। तो कुल मिला करके इस तरह की कोई घटना ना हो, हम लोग ये प्रार्थना भी करेंगे।
और सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम उस पर कोई भी प्रोग्राम बनाएं। तो महेश सर आपका जुड़ने के लिए स्वागत। थैंक यू। धन्यवाद। आप